आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नई मोपेड के जुलूस की भी है। देखिए, यूपी के बहराइच में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने एक हाथ में पिस्टल पकड़े दिखाई दिए तो उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक चाय बेचने वाले शख्स ने अपनी नई मोपेड का अनोखे तरीके से स्वागत किया, जो चर्चा में आ गया। इस मोपेड को उसने घर लाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया और फिर ढोल, बैंड और डीजे के साथ जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि इस पर करीब 60,000 रुपए खर्च हुए। हालांकि बिना अनुमति के ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटते हुए डीजे को जब्त कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में भारी भूस्खलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का है, जहां पेड़ पौधों के साथ पहाड़ी का पूरा मलबा नीचे आ गया। इस दौरान वहां खड़े मजदूर अपनी जान बचाने के लिए दूर तक भागते नजर आए। राहत की बात ये रही कि ये सभी इस मलबे की चपेट में नहीं आए। पुणे में एक युवक ने अपनी स्कूटी चोरी होने के बाद अलग तरीके से इसे लौटाने की भावुक अपील की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल अभय ने बताया कि ये उनकी मां की मेहनत की कमाई हो और ये उनके लिए मां की आखिरी निशानी भी है। ऐसे में अभय ने चोरों से इस स्कूटी को लौटाने की गुजारिश की। अभय ने 3 महीने पहले कैंसर की वजह से अपनी मां को खो दिया था। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक में अपने गृह जिले हासन पहुंचे, जहां उन्होंने बिदरखा गांव में गोपाल स्वामी मंदिर में दर्शन किए, पूजा की। यहां उन्होंने भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नशे के सौदागरों से जुड़ी हुई है। देश के कोने कोने से भारी तादाद में ड्रग्स और अवैध नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी जा रही है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 13,000 करोड़ का नशीला ड्रग्स बरामद किया है। पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स का काला कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि नशे के सौदागरों की काली करतूतों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। किलोग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई गई। राजधानी दिल्ली के रमेश नगर इलाके का ये वही मकान है जिसमें 2,000 करोड़ की कोकीन बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को कार्टेल वाले ड्रग्स का हब बनाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं दिल्ली को नशे की दलदल में धकेलने की साजिश तो नहीं चल रही है। इस कार्टेल के लोग एक तरफ तो बातचीत करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि एजेंसीज की नजर न तो उन पर पड़े और न उनकी वो बातचीत सुन पाए, पढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी लेने के लिए ये पुराने तरीके अख्तियार करते थे, जैसे फटे नोट या फिर उनके नंबर, और इसी में छिपा होता था क्वांटिटी और लोकेशन भी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आने वाले वक्त में इस कार्टेल से जुड़े और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और बड़े मात्रा पे
और ड्रग्स भी जब्त की जा सकती है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर के किराए की एक दुकान से भारी तादाद में ड्रग्स बरामद की। पुलिस को चकमा देने के लिए स्मगलर्स ड्रग्स को स्नैक्स के प्लास्टिक पैकेट में छिपा कर रखा था। इस पैकेट्स पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था और दुकान से कार्टन में रखे ऐसे करीब 20-25 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने 200 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 5620 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ हुआ था। गुरुवार की शाम जब स्पेशल सेल की टीम अखलाक नाम के एक शख्स के साथ रमेश नगर के इस दरवाजे पर पहुंची, जो ये गोदाम है रमेश नगर का छोटा सा, इस दरवाजे जब पहुंची और इस ताले को खोलकर जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि यहां पर अंदर अलग अलग कार्टन में नमकीन के पैकेट में 200 किलो कोकीन, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है, वो कोकीन छिपा करके यहां पर रखी गई थी। जो पता चला है कि एक शख्स जो कि लंदन का रहने वाला है, वहां से वो एक गाड़ी से उसने इन तमाम ड्रग्स को यहां पर पहुंचाया था। पुलिस की टीम यहां पर जब तक पहुंची तब तक वो अनजान शख्स तो यहां से भाग चुका था, लेकिन पुलिस के हत्थे अखलाक लग चुका था, जिसके जरिए पुलिस ने ये तमाम ड्रग्स यहां से बरामद की। दरअसल जो जानकारी मिली पुलिस को तब मिली जब पुलिस ने सबसे पहले महिपालपुर से भरत को गिरफ्तार किया। भरत के बाद पुलिस पहुंचती है तुषार गोयल तक। तुषार गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद हिमांशु और औरंगजेब को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने कपड़े के कार्टन के अंदर छिपाए गए करीब 5,500 करोड़ की कोकीन सीज की थी। इसके बाद पुलिस ने पंजाब से एक शख्स को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, उस वक्त जब वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये वही फैक्ट्री है जहां नशे का सामान तैयार किया जाता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और एटीएस गुजरात ने मिलकर शनिवार को इस फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। छापेमारी करने पहुंची टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। हमारे डीवाईएसपी श्री एस एल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मिली थी कि एमपी भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला सन्याल बाने, ये दोनों मिलकर के भोपाल में कहीं एक सोफिस्टिकेटेड ड्रग फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, लेबोरेटरी बनाई है और इसमें ये लोग एमडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमारे वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि वडवाणा ने थोड़ा और डेवलप किया। फाइनली जब ये क्लियर हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसके आधार पे एक टीम बनाएगी जिसमें जिसको लीड गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी एस एल चौधरी ने किया। इनकी टीम में इंस्पेक्टर ब्रजेश पटेल, सब इंस्पेक्टर मनीष पटेल, सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, सब इंस्पेक्टर दीप्तेश चौधरी और दूसरे हमारे कांस्टेबल्स जुड़ाए। ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस टीम है उसके साथ भी शेयर किया गया। उनकी टीम ने भी इस पे काम करते हुए साथ में वो गए हमारे साथ। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र पुलिस बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल मास्टरमाइंड मोहम्मद जीशान अख्तर समेत 2 और संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी मास्टरमाइंड जीशान अख्तर के साथ साथ कई दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मर्डर के दोषियों को फांसी दी जाएगी, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिंदे सरकार को घेर लिया है। मुंबई को
दहला देने वाली वारदात के किरदार सामने आ रहे हैं और बाबा सिद्दीकी की मर्डर गुत्थी धीरे धीरे सुलझती दिख रही है। अब तक की तफ्तीश और गिरफ्तारी से ये लग रहा है कि ये संगठित साजिश का नतीजा है। इस मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं और धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाएगी और किसी गैंगस्टर की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? इतने खुले में इतने बड़े नेता की उनकी मौत हुई है, उन्हें मार डाला गया है, तो ये जरूर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है। और अगर नेता इतनी सिक्योरिटी के साथ सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या? अगर उनको धमकी अगर आई थी तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्यों यहाँ पे निर्माण हुआ? उनको सुरक्षा व्यवस्था क्यों प्रोवाइड नहीं की गई? बिश्नोई गैंग से कुछ उस एंगल से इसका पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ही चुनौती दे दी और कहा कि क्या वो अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर करारा जवाब दिया। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। और जो भी इसके पीछे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सियासत के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि बाबा का बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उन्हें दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। माना तो ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह है। जहां पर बीजेपी है वहां अपराध है, हत्या है, लूट है, डकैती है, माफियागिरी है। और आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में रोज गैंगवार होती है, वहां अपहरण होता है, हत्याएं होती हैं, व्यापारियों पे गोलियां चलाई जाती हैं। और यही हालात अब मुंबई में पैदा हो गया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, सत्ता पक्ष के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो, और उसके बावजूद उनकी हत्या हो जा रही है। कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है महाराष्ट्र में, और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। बिश्नोई गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है, तो ऐसी धमकियां तो उसके द्वारा पहले भी दी जाती नहीं है लोगों को।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जेल से मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्ट से बातचीत कर रहा है। माना यही जा रहा था कि ये वीडियो कॉल बिश्नोई ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने पर साबरमती जेल ने सफाई देते हुए कहा था कि वीडियो पुराना है, ये साबरमती जेल का नहीं है और इस तरह मामले से किनारा कर लिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में धीरे धीरे खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पेंच सुलझने बाकी हैं। अप्रैल में सलमान खान के घर शूट आउट करने वाले और बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले चारों अलग अलग लड़के हैं और चारों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो इन चारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली, इनके काम करने का तरीका और दूसरी, लॉरेंस गैंग से इनका रिश्ता। और यहीं पे ये सवाल उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सुपारी किलर थे और क्या ये सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी थी? मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। उधर जम्मू कश्मीर में बुधवार को सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी ने हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी। बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हुई। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कुछ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। भारत ने कनाडा के आरोपों के बाद सख्त फैसला लिया। दरअसल भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा और दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया। भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और दूसरे राजनयिकों को एक मामले में जबरन घसीटने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके लिए सीधे तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चेतावनी दी है कि भारत के पास इस मामले में आगे कदम उठाने के पूरे अधिकार हैं। इस बीच भारत ने दिल्ली में कनाडा के राजनयिक को तलब कर उनसे मामले में आपत्ति जताई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली में जेपीसी की एक बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद ने इस बिल का विरोध किया। साथ ही इस जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बैठक के दौरान वॉकआउट कर दिया। सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय ने नौसेना में मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। उन्हें 30 दिसंबर 1986 को सेना के चिकित्सा कोर में कमीशन किया गया था। सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय को सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय एक बैठक करेगा, जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय के नेता और विधायक भी शामिल होंगे। सरकार की कोशिश है कि इस बैठक के जरिए शांति से हिंसा का समाधान निकाला जा सके। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। इनमें तुर्की मूल के अमेरिकी डेरन एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल हैं। उन्हें ये पुरस्कार इस रिसर्च के लिए मिला है कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। त्योहारों के बीच चेन्नई की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को खास तोहफे दिए। दरअसल स्ट्रक्चरल डिजाइन कंपनी ने आयुध पूजा के दौरान अपने कर्मचारियों को 28 कारें और 29 बाइक उपहार में दी। कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से जो कारें दी गई उनमें इनोवा, क्रेटा, i20, मर्सिडीज बेंच समेत कई कारें शामिल हैं। बताया गया कि संस्थान में 9 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को कार और 7 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को दोपहिया वाहन गिफ्ट के तौर पर दिए गए। कंपनी के मालिक श्रीधर कन्नन ने कर्मचारियों और उनके परिवार को ये सरप्राइज दिया, क्योंकि इसके बारे में कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिंदे ने मुंबई में दाखिल होने के लिए सभी 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों के लिए टोल
पूरी तरह से फ्री करने का ऐलान किया है। मतलब ये कि अब कार और जीप जैसी गाड़ियों को मुंबई में दाखिल होते वक्त या फिर मुंबई से निकलते समय टोल नहीं देना होगा। मुंबई में दाखिल होने के लिए अलग अलग इलाके में 5 टोल बूथ हैं, जिन पर 45 और 75 रुपए का टोल देना होता है। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद से ये सभी टोल हल्के वाहनों के लिए फ्री हो जाएंगे। चुनावी साल और तोहफों की सौगात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब LMV यानी हल्के वाहनों को मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर टोल में छूट दे दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक मुंबई में एंट्री पॉइंट पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल पूरी तरह फ्री रहेगा। मतलब अब हल्की गाड़ियों को 5 टोल बूथ पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में बड़ी घोषणा की गई। वाशी, एरोली, मुलुंड, दहिसर और आनंद नगर टोल पर हल्की गाड़ियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिलहाल इन 5 टोल बूथों पर हल्के वाहनों से 45 रुपये और 75 रुपये टैक्स वसूला जाता था। 5 टोल बूथ से 2026 तक टोल लिया जाना था। सरकार का ये फैसला रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही जाम से छुटकारा भी मिलेगा। मुंबई में एंट्री प्रवेश करते वक्त जो 5 टोल नाके थे, मुलुंड, दहिसर, वाशी, एरोली, तो ये 5 टोल पर 45 रुपया और 75 रुपया टोल लिया जाता था। 2026 तक इसका मुदत था। लगभग 3.5 लाख व्हीकल दररोज अप डाउन करते थे। उसमें लगभग 70,000 व्हीकल हेवी व्हीकल है और 2,80,000 ये लाइट व्हीकल है। आज सरकार ने जो लाइट व्हीकल्स है उनका टोल में रात 12 बजे से छूट। मेरी भी पहले मांग थी और इसलिए ये टोल माफी जो हुई है, इसमें ये चुनाव में जुमला नहीं, ये पूरे ये चुनाव तक नहीं, ये हमेशा जो निर्णय लिया है वो लागू रहेगा। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, सीधे इसलिए लिए चलते हैं आपको धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 592 अंक उछलकर 81,973 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 164 अंक ऊपर चढ़ा, ये 25,128 पर पहुंच गया। बैंक, IT और ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपये महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,700 रुपये पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम भी 500 रुपये बढ़े। अब 1 किलो चांदी की कीमत 93,500 रुपये हो गई। सितंबर में थोक महंगाई दर में तेजी देखी गई। पिछले महीने ये 1.84% रही, जबकि अगस्त में ये 1.31% दर्ज की गई। सितंबर में रिटेल महंगाई दर में भी उछाल आया। पिछले महीने की बढ़कर 5.49% दर्ज की गई, जबकि अगस्त में ये 3.65% रही थी। न्यूज वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर की। आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पिछले दिनों लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर सुर्खियों में रहा था, लेकिन इस विवाद के बावजूद लोगों की मंदिर के लड्डू प्रसाद में आस्था बरकरार है। मंदिर का प्रबंधन देखने वाली संस्था TTD यानी कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के मुताबिक मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में लड्डू प्रसाद की रिकॉर्ड बिक्री हुई। TTD ने बताया कि हर साल होने वाले ब्रह्मोत्सव के शुरुआती 8 दिनों में 30 लाख लड्डुओं की बिक्री हुई है। 9 दिन चलने वाला वार्षिक ब्रह्मोत्सव बीते शनिवार को खत्म हो गया। इस दौरान करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किए। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने बताया कि इनमें से
3,50,000 श्रद्धालु अकेले गरुड़ सेवा के दिन शामिल हुए। तिरुपति मंदिर के ब्रह्मोत्सव में पिछले साल भी 50 रुपए कीमत वाले 30 लाख लड्डुओं की बिक्री हुई थी। दुनिया के सबसे धनी हिंदू मंदिर में की देखरेख करने वाली संस्था टीटीडी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि इस साल हुंडी संग्रह 26 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल से 2 करोड़ रुपए अधिक है। टीटीडी के मुताबिक मंदिर में इस साल ब्रह्मोत्सव में 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को अन्न प्रसाद परोसा गया, जबकि पिछले साल 16 लाख श्रद्धालुओं को परोसा गया था। इससे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी होने का आरोप खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया था। उन्होंने पहले की जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया था और मामले की जांच में सामने आई लैब रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि होने की बात कही थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा था कि अब तिरुपति का लड्डू प्रसाद बनाने में शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जगनमोहन रेड्डी ने आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर मंदिर के प्रसाद को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। जाहिर है, तिरुपति लड्डू को लेकर राजनीतिक विवाद के बाद भी भक्तों की इसमें आस्था पूरी तरह से बनी हुई है। इस मुद्दे पर हमने वाराणसी में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रसाद को लेके जो विवाद हुआ था, अब वहीं पे तिरुपति माला के जो मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर, वहां पर 30 लाख लड्डू बीते 8 दिनों में बिक गए। तो क्या लग रहा है, प्रसाद को लेके लोगों में जो शंका थी वो खत्म हो गई है? हाँ, जरूर शंका खत्म हुई है, तभी ना प्रसाद बिक रहा है। ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। हाँ, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसको कितना अच्छा मान रही है, कितना बेहतर मान रही है? अच्छा ही है, ये सब चीज तो अच्छा ही चीज है, खराब चीज तो है नहीं, ये तो अच्छा ही चीज है। वो तो बढ़ता ही है, प्रसाद के बिना तो दर्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो प्रसाद तो बहुत जरूरी, मतलब एक वो है पूजा का सामग्री का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो तो है। इंसान का आत्मविश्वास है, वो चल रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। नहीं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लोगों को जो है इस सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ लोग हैं इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उनको बस फर्क पड़ सकता है। बाकी 90% लोगों को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज लोग बनाते हैं तो वो चीज मीडिया में आ जाती है। अदरवाइज ये सब चीजें चलती रहती हैं। ये सिर्फ तिरुपति का नहीं, बाकी भी कई मंदिर हो सकते हैं जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन रहे। हम प्रयागराज से आए और हमने देखा कि वहाँ पे जो हनुमत निकेतन मंदिर है, वहाँ पे करीब 3 साल पहले खबर आई थी कि वहाँ पर जो है जो लड्डू है वो पुराने किसी टॉयलेट के ऊपर बनाए जा रहे थे, टॉयलेट सीट के ऊपर। तो डेट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल, बट स्टिल उस लोग ने भुलाया उस इशू को और अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ठेस जरूर पहुंचती है, पर मेरे हिसाब से ये है कि ये आस्था का सवाल नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था कम नहीं होगी और मेरा ये मानना है कि मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए और जिस तरीके से औद्योगिकरण हो गया है, प्रसाद का वितरण जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो ये तमाम श्रद्धालु हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, प्रसाद को लेकर और राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों की आस्था इससे कहीं भी प्रभावित नहीं होती है, लोगों की आस्था मजबूत होती चली जाती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GMT। ई-माइग्रेट वेब पोर्टल किया गया लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे साइबर हमले और डेटा के लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को इन सभी खतरों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में ई-माइग्रेट वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च की। इस ऐप से माइग्रेशन प्रक्रिया आसान होगी, यानी ये ऐप विदेश जाने वालों के लिए बनाई गई है। इस ऐप से विदेशों में नौकरी ढूंढने वालों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही वो किसी फर्जीवाड़े से भी बच सकेंगे। अंतरिक्ष में कमर्शियल और आलीशान स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी तेज कर दी गई। इसका नजारा बिल्कुल होटल जैसा होगा। अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी VST इस मिशन में जुड़ी हुई है। कंपनी ने इससे जुड़ा एक डिजाइन भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। कहा जा रहा है कि इस स्पेस स्टेशन को एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का। भारत के खान पान की तारीफ से जुड़ी ये रिपोर्ट आप भी देखिए।
खाने पीने के मामले में हमारा कोई जवाब नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा खाना हमारे देश में ही मिलता है, ऐसा अब तक तो हम ही मानते थे, लेकिन अब तो दुनिया भी इसका लोहा मान रही है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का, जिसकी लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा खान पान भारतीयों का है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भी भारत के खान पान के तरीके की खूब तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 देशों में भारत का खान पान सबसे बेहतर है। अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीके को अपना ले तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान काफी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खान पान को सबसे खराब माना गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया का हर इंसान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के खान पान को अपना लेता है तो खाने से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 263% ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नहीं 7 धरती की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में भारत के मिलेट मिशन की जमकर तारीफ की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत की तरह खान पान करने लगे तो खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ 0.84 धरती में ही काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के खाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम है, मिलेट सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ही जलवायु के लिए भी काफी अच्छे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम सही तरीके से खाएं तो हमें खाना उगाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए भी हो सकता है। रिपोर्ट में प्रोटीन के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है। दालें, पौष्टिक अनाज और प्लांट बेस्ड मीट के साथ पोषक तत्वों से भरपूर एल्गी पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि आप खा पी क्या रहे हैं, उन्हें तैयार कैसे कर रहे हैं, खाना तैयार करने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होता है, इससे ये तय होता है कि धरती की सेहत के लिहाज से वो ठीक है या नहीं। तो अच्छा खाइए, अपनी और धरती की सेहत भी बनाए रखिए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।